Hello guys, this is the lecture number 1 of History of Microbiology Unit 1. So we are going to start from the introduction part. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली फील्ड कौन सी है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। और जब ये फील्ड डिस्कवर नहीं हुई थी, लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता था, तब लोग क्या सोचा करते थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसी लाइफ्स की स्टडी कर रहे हैं हम जो बहुत ज्यादा स्मॉल हैं। ठीक है, और इनको हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और इनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। माइक्रोबायोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जो हमें हमारे नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं हम। ठीक है, तो उनकी हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है जो बहुत ज्यादा स्मॉल हैं और वो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं देखने मिलते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको पढ़ने के लिए हम किन किन ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें, तो कुछ 5 बेसिक ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोएन और वायरसेस। ये 5 ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, वो थे एंटोनी वॉन लोएनहॉक। ठीक है, तो ये जो एंटोनी वॉन लोएनहॉक हैं, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करा था। और जब इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था तो उनमें से इन्होंने कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, इनको देखा था अपने माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो जब इन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको देखा और उनको पता चला कि ये बहुत ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम ऐसे ही नॉर्मली नहीं देख पाते हैं, तो इनकी डिस्कवरी के बाद से माइक्रोबायोलॉजी ये फील्ड का आविष्कार हुआ। ठीक है, फिर लोगों को पता चलने लगा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके साइंटिस्ट ने आगे जानकारी ली कि मतलब इनके बारे में स्टडी करा कि और क्या क्या चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हाथ होता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, डिजीज तो है ही है, सबसे मोस्ट कॉमन चीज है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे फर्मेंटेशन हो गया। ठीक है, और कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे काम आते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमें डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं या फिर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं उनके, इन सारी चीजों के बारे में साइंटिस्ट ने पढ़ना स्टार्ट करा था। ठीक है, पर ये तो सारी बाद की बात है। उससे पहले जब डिजीज वगैरह या फिर फर्मेंटेशन, ऐसी सारी चीजें, फर्मेंटेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। वैसे तो मैं बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बट अभी और आगे हम जब हम लुईस पास्चर को पढ़ेंगे तब हम फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बाद में बात हुई। ठीक है, उससे पहले जब लोगों को नहीं पता था माइक्रोब्स वगैरह के बारे में, तो लोग क्या सोचते थे वो हम एंशिएंट एरा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे in earlier people used to believe in myths and philosophical theories as microbes were not discovered because of the absence of microscope. तो पहले के टाइम पे लोग मिथ या फिर फिलोसॉफिकल थ्योरीज में बिलीव करते थे, मतलब मनगढ़ंत कहानियां जो भी बोल दी जाती थी या वो लोग सोच लेते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोब्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो लोग क्या सोचते थे? पीपल यूज टू थिंक डिजीज और जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये सब क्यों होती है? ऑकर ड्यू टू सुपर नेचुरल बिलीफ। सुपर नेचुरल बिलीफ मतलब उनका ये मानना था कि अगर किसी पर्सन को डिजीज हो गई है तो उसको डिजीज होने का रीजन ये है कि उसको भगवान का श्राप मिला है, इस वजह से उसको वो डिजीज हो गई है। ठीक है, या फिर वो ये मानते थे कि हवा में ही कुछ है, तो जिसको वो बोलते थे बैड एयर, जिसका इस थ्योरी का नाम दिया था उन्होंने माइज्मा थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में वो ये मानते थे कि ये जो हवा है इसमें ही कोई इविल स्पिरिट प्रेजेंट है जो ये सारी चीजें करवा रही है। ठीक है, और थर्ड उनका था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या होता है?
देखो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को ही हम एबायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस थ्योरी में बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ए का मतलब होता है विथआउट, बायो का मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस का मतलब होता है ऑरिजिन, बिना लाइफ के ऑरिजिन हो रहा है, ठीक है। अब ये किसने प्रपोज करा था, एरिस्टोटल ने प्रपोज करा था। इनका क्या कहने का मतलब था, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली। मतलब ये थ्योरी क्या बता रही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा होते हैं बट अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, और वो अपने आप किस में से पैदा होते हैं, नॉन लिविंग मैटर में से, ठीक है। लिविंग मैटर में से नहीं होते हैं, नॉन लिविंग मैटर में से होते हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, बिना किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। अब इसको तुम और अच्छे से समझ सकते हो उन एग्जाम्पल्स में से जो उस टाइम के लोग बिलीव करते थे। उनका मानना था जो मैगॉट्स होते हैं, मैगॉट्स क्या होते हैं, फ्लाइज के छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो मैगॉट्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं रूटिंग मीट्स में से, मतलब जो मीट सड़ जाता है ना, धीरे धीरे सड़ रहा होता है, उसमें से मैगॉट्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। अब मीट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, मैगॉट्स क्या है, लिविंग थिंग है। तो ये नॉन लिविंग थिंग में से मैगॉट्स क्या हो रहे हैं, एराइज हो रहे हैं। फिर उनका मानना था कि जो फ्रॉग्स हैं वो किससे पैदा होते हैं, मड में से। मतलब अगर कहीं पे मड है, वहां से अपने आप फ्रॉग निकल के आ गया, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि फ्रॉग कहाँ से पैदा हुआ है, मड में से पैदा हुआ है, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल था जिसमें वो ये मानते थे, इसका ये मतलब था कि ऐसे मानो एक गोडाउन है जिसमें हम वीट रख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जो गेहूं है वहां पर मतलब गेहूं का जो स्टैक्स है वहां पर कोई गंदा कपड़ा रखा हुआ है, तो उस गंदे कपड़े में से अपने आप जो चूहे हैं वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ये उनका मानना था। अब ऐसे कोई एक पर्सन गया वहां पर उस गोडाउन में देखने, उसने वो गंदा कपड़ा उठाया और उसमें से चूहा निकल गया, तो उन्होंने ये मान लिया कि ये चूहा किस में से पैदा हुआ है, उस गंदे कपड़े में से पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। फिर आते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके चैलेंज करा था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, ठीक है। तो इन्होंने कैसे चैलेंज करा था, इनका ये मानना था, ही बिलीव दैट मैगॉट्स डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम मीट। जो मैगॉट्स होते हैं वो मीट में से ओरिजिनेट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। मीट एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उनका मानना ये नहीं था कि मैगॉट्स मीट में से अराइज होते हैं, बल्कि उनका ये मानना था कि ये जो मैगॉट्स हैं वो आते हैं जब कोई फ्लाइज एग को ले करती है तो उसमें से मैगॉट्स निकल के आते हैं। मतलब बेसिकली उनका ये बोलना था कि फ्लाइज के बच्चे होते हैं मैगॉट्स, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा जिससे वो एबायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मटेरियल्स यूज करे। पहला मटेरियल था 3 आइडेंटिकल जार्स लिए उन्होंने, ठीक है, और फ्रेश पीस ऑफ मीट लिया, गौजे लिया जिसको मसलिन क्लोथ भी बोलते हैं। मसलिन क्लोथ बेसिकली जैसे तुम्हारे घर पे अगर तुमने देखा हो जब मम्मी घी वगैरह निकालती है तो जब वो घी में वो ब्राउन ब्राउन सा बन जाता है तो उसको निचोड़ने के लिए हम एक कॉटन का क्लोथ यूज करते हैं जिसमें से सिर्फ लिक्विड पास हो पाता है और जो सॉलिड वाला होता है वो उसके ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। तो जैसे वो कॉटन का क्लोथ होता है ना कि वो इतना पोरस है कि उसमें से सिर्फ लिक्विड पास हो पाए या फिर एयर पास हो पाए, वैसे ही मसलिन क्लोथ होता है जिसमें से सिर्फ एयर पास हो पाएगी, कोई सॉलिड पार्टिकल पास नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम एक मसलिन क्लोथ रखते हैं और एक एयर टाइट लिड लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जार नंबर 1 जिसको हम ओपन रखते हैं। इसमें कोई भी लिड नहीं लगाई, ना कोई मसलिन क्लोथ लगाया है, और उसके अंदर मीट होता है, ठीक है। अब अगर इसका गेट खुला है तो आराम से फ्लाइज इसके अंदर जाएंगी, फ्लाइज लैंडेड ऑन द मीट, इसके ऊपर आ जाएंगी, मीट के ऊपर आ जाएंगी, वहां पर वो बच्चे देंगी और बच्चों में मतलब बेसिकली एग्स ले करेंगे और एग्स में से कौन निकलेगा, मैगॉट्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमें पता चल गया, यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि यहाँ पर जहां पे मीट प्रेजेंट था वहीं पर मैगॉट्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ जार नंबर 1 वाला देखें तो इससे हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं कि भाई मीट में से ही कौन अराइज हुआ है, मैगॉट्स अराइज हुए हैं, ठीक है। बट हमने जैसे ही जार नंबर 2 लिया,
इसको हमने किससे कवर करा, मसलिन क्लोथ से कवर करा, ठीक है। तो जब हमने इसको मसलिन क्लोथ से कवर करा, तो इसमें से सिर्फ एयर पास हो पाएगी, फ्लाइज पास नहीं हो पाएंगी। तो हमारा इसमें क्या ऑब्जर्वेशन था कि कोई मैगॉट अंदर नहीं गया, मीट के ऊपर मैगॉट्स देखने नहीं मिले। लेकिन हमें मैगॉट्स कहाँ देखने मिले, यहाँ पर, किसके ऊपर, मसलिन क्लोथ के ऊपर। फ्लाइज आई मसलिन क्लोथ के ऊपर, यहाँ पर उन्होंने बच्चे दिए, ठीक है। तो हमें मैगॉट्स कहाँ देखने मिल रहे हैं, मसलिन क्लोथ के ऊपर। तो हमने ऊपर तो ये कंसिडर कर लिया था कि मीट, जहां पे मीट होगा वहीं पे मैगॉट्स होंगे। बट हमने जैसे ही सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट करा, सेकंड वाला जार में देखा, उसमें ऑब्जर्वेशन करा, तो हमें उसका ये पता चला कि यहाँ पर तो एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जहां पे मीट है वहां पे मैगॉट्स है ही नहीं, मतलब मीट में से मैगॉट्स अराइज नहीं होते हैं। मैगॉट्स किस में से अराइज हो रहे हैं, इसके ऑब्जर्वेशन में तो यही पता चला ना कि जहां पे फ्लाइज हैं वहां पे मैगॉट्स है, मतलब फ्लाइज ही मैगॉट्स को पैदा करी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब जार नंबर 3 में हमने क्या करा, यहाँ पे भी हमें कंफर्म नहीं हुआ था, ठीक है। हमने ऐसे मान लिया कि यहाँ पे मे बी किसी रीजन की वजह से मैगॉट्स आ गए होंगे, मीट है यहाँ पे इस वजह से, ठीक है। बट यहाँ पे हमें अभी कंफर्म नहीं पता चला था। तो हमने फिर जार नंबर 3 लिया, इसको हमने एकदम सील कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एयर भी एंटर नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एयर भी एंटर नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे हमें देखने मिला कि कोई मैगॉट्स ही नहीं है, कोई फ्लाइज ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ना फ्लाइज थी ना मैगॉट्स थे। तो यहाँ पे हमें इस वाले जार से हमें ये कंफर्म हो गया था कि अगर फ्लाइज होंगी तो मैगॉट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि जहां मीट है वहां पे मैगॉट्स है, क्योंकि मीट में से मैगॉट्स अराइज नहीं हो रहे हैं, उनको पैदा करने वाला कौन है, फ्लाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन ये मिला था हमें। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव कर दिया था, कंक्लूड कर दिया था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो गलत है, ठीक है। So by this experiment he proved that maggot does not arise from rooting meats, मतलब मैगॉट्स नहीं पैदा हो रहे हैं किसी भी रूटिंग मीट से, ठीक है। तो उन्होंने, अब तुम्हें ये दो चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करा था, तो तुम बोलोगे कि उन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट करा था। और कौन सी थ्योरी को उन्होंने डिस्प्रूव करा था, तो तुम बोलोगे कि ए बायोजेनेसिस, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को उन्होंने क्या करा था, डिस्प्रूव करा था, ठीक है। तो उन्होंने प्रूव कर दी कौन सी थ्योरी, बायोजेनेसिस की। बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, लाइफ, बायो मतलब लाइफ और जेनेसिस मतलब ऑरिजिन। अगर किसी भी लिविंग थिंग का ऑरिजिन हो रहा है तो वो किससे होगा, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा। तो बायोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो पैदा हो रहे हैं, तो किससे पैदा हो रहे हैं, पहले वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट कर। तो अब हम एंटोनी वॉन लोएनहुक के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर करा था, और डेड सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। और इन्होंने जब लिविंग सेल को डिस्कवर करा तो वो लिविंग सेल इन्हीं के खुद के बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा करा गया था, ठीक है। और ये सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने लिविंग सेल को जब इन्होंने डिस्कवर करा तो बेसिकली उन लिविंग सेल्स में इन्होंने बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स लिए थे। तो कुछ में इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर करा, किसी में इन्होंने स्पर्म के बारे में स्टडी करी, स्पर्म को देखा, और किसमें इन्होंने आरबीसीज को देखा। तो ऐसे सारे अलग अलग सेल्स को इन्होंने डिस्कवर करा था, ठीक है। अलग अलग लिविंग सेल्स को देखा था इन्होंने। तो जब इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई, इनको देखा तो इन्होंने उनको बोला कि ये सबसे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने उनको नाम दिया एनीमैक्यूल्स, ठीक है। एनीमैक्यूल का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है। तो इन्होंने उसको क्या नाम दिया, एनीमैक्यूल्स। तो पहले के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था किसी को पता, तो उन्होंने उस टाइम पे दूसरा नाम दे दिया।
फिर आफ्टर हिज डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स, तो माइक्रोबायोलॉजी बिकम द इम्पोर्टेंट फील्ड फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो अब जैसे ही इन्होंने ये सारी चीजें डिस्कवरी कर दी, उन्होंने बोला कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो साइंटिस्ट को एक न्यू फील्ड मिल गई जिसको उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का नाम दिया, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था ना कि बहुत सारी चीजें जैसे डिजीज वगैरह क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कोई छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स एयर में भी हैं जो ये सब कर सकते हैं। तो फिर साइंटिस्ट का इस पे एक अलग फोकस बन गया इस फील्ड पर, और ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बन गई स्टडी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है बहुत सारे अलग अलग वर्क्स करे हैं इन्होंने, जिनका नाम था लुइस पास्चर, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो अभी तक काम आ रही हैं, मॉडर्न यूज में आती हैं, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह हो गया, पास्चराइजेशन हो गया। अब ये क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव करा था, ठीक है। इनका मानना था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी थ्योरी कुछ होती ही नहीं है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हो रहे हैं तो वो किससे अराइज होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज नहीं होता है। तो उस वजह से इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली था क्या, इन्होंने एक फ्लास्क लिया जो कौन से उसका दिखता था, स्वान नेक का दिखता था, ठीक है। स्वान नेक कैसी होती है? थोड़ी घूमी हुई सी नेक होती है इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके की नेक होती है जिसको हम स्वान नेक बोलते हैं, जो एस शेप्ड नेक होती है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ये जो एस शेप्ड नेक होती है इसमें होता क्या है, इसका फीचर क्या है? इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे अगर इसमें मैं एयर पास करवाऊं तो एयर तो इसमें से पास हो जाती है, ठीक है, बट सिर्फ एयर पास होती है। इसका यहाँ पे जो बेंड होता है इसमें डस्ट और माइक्रोब्स रह जाते हैं, मतलब ट्रैप हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एक फ्लास्क लिया जो स्वान नेक फ्लास्क था, उसमें इन्होंने ब्रॉथ डाला, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। अब तुम सोचोगे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एक लिक्विड सेमी लिक्विड टाइप ब्रॉथ होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसका नंबर इंक्रीज करने के लिए, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, ये सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो वो उन्होंने ब्रॉथ लिया, उसको उन्होंने बॉइल करा, ब्रॉथ बॉइल टू किल ऑल एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स मेकिंग इट स्टेराइल। तो उन्होंने उसको क्या करा, बॉइल करा, जिससे अगर उसमें कोई माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाए, किल हो जाए, और इससे ब्रॉथ कैसा हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इसमें से एयर एंटर करेगी फ्रीली, आराम से एयर एंटर करेगी, बट जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे और जो माइक्रोब्स होंगे वो यही इस बैंड में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। अब जब वो वहां पे ट्रैप हो जाएंगे तो उससे ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा हमको, ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि बिकॉज ऑफ नो एंट्री ऑफ डस्ट एंड माइक्रोब्स, अब क्योंकि सिर्फ एयर पास हुई है, डस्ट और माइक्रोब्स एंटर नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से जो ब्रॉथ है वो कैसा रहेगा, क्लियर रहेगा, ठीक है। अगर माइक्रोब्स एंटर कर पाते तो ब्रॉथ क्लियर रहता, नहीं रहता। अब वो क्यों नहीं रहता वो तुम्हें अभी पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ वहां पर नहीं हुई है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, ये तो स्वान नेक उन्होंने रखा तो वहां पे माइक्रोब्स और डस्ट वहीं पर क्या हो गए, ट्रैप हो गए। अब उन्होंने क्या करा, स्वान नेक को हटा दिया और उसको ब्रोक कर दिया, आधा तोड़ दिया, ठीक है, ब्रोकन कर दिया, ब्रोकन नेक बना दिया। अब यहाँ पे वापस से वही न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, स्टेराइल फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर उससे अब इसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, जो एयर है वो भी अंदर जाएगी, डस्ट भी अंदर जाएगी और माइक्रोब्स भी अंदर जाएंगे आराम से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ब्रोकन नेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नेक है वो तो ब्रोक हो गई है, अब कोई बैंड ही नहीं है। अगर बैंड नहीं होगा तो माइक्रोब्स और डस्ट क्यों रुकेंगे वहां पे, ठीक है। विद इन अ शॉर्ट टाइम द ब्रॉथ बिकम क्लाउडी ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ब्रॉथ कैसा हो जाएगा, क्लाउडी, मतलब वहां पे थोड़ी व्हाइट व्हाइट सा कुछ ऐसे तुम्हें देखने मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे क्लाउड अपीयर हो रहे हैं वहां पे, ठीक है।
तो वो क्लाउडीनेस क्यों आ जाएगी? क्योंकि वहां पे माइक्रोब्स एंटर कर गए। अब क्योंकि ये बैंड जो था ये यहाँ पे ब्रोक हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से माइक्रोब्स इजीली एंटर करेंगे, और जैसे ही माइक्रोब्स अंदर जाएंगे तो माइक्रोब्स अंदर जाके न्यूट्रिएंट को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और एक पूरी कॉलोनी बना लेंगे अपनी, ठीक है। और जैसे ही वो पूरी कॉलोनी बना लेंगे तो उनकी प्रेजेंस वहां पे क्लाउडीनेस से शो होने लग जाएगी, ठीक है। तो वो जो वो क्लाउड से तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ना जैसे ही माइक्रोब्स एंटर करेंगे, तो वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पे माइक्रोब्स की पूरी एक कॉलोनी बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोब्स हैं जो इस न्यूट्रिएंट को खा रहे हैं, ठीक है, ये बताना चाहेगा वो। तो इससे क्या प्रूव होगा, क्या कंक्लूड करोगे तुम इससे? तो इससे पास्चर भैया ने ये कंक्लूड करा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो किससे अराइज होते हैं? लिविंग थिंग से अराइज होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से अराइज नहीं होते हैं, ठीक है। और वो प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही अराइज होते हैं, ठीक है। अगर पहले प्री एग्जिस्टिंग मतलब उनके मम्मी पापा से ही आए हुए हैं वो, ठीक है। अब जो एयर है वो कोई लाइफ को कैरी नहीं करती है, ठीक है, वो बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करती है। ऐसा नहीं है कि अगर हवा कहीं किसी चीज में चली गई या हवा तुम्हें छू लेगी, या अगर हवा तुमने हवा को अंदर ले लिया, मतलब ऐसे तुमने इनहेलेशन कर लिया, तो इनहेलेशन करने से मतलब तुम्हारे अंदर कोई इविल स्पिरिट चली जाएगी, या हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब हवा के अंदर कोई आत्मा होती है जो तुम्हारे अंदर चली जाएगी और उसकी वजह से तुम्हें कुछ हो जाएगा, जो कि पहले के लोगों का मानना था, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसको उन्होंने पूरी तरीके से डिस्प्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा में कोई लाइफ नहीं होती है, देखो एयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। और बस एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हारे अंदर चले जाते हैं। जैसे कि तुमने अभी कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि अगर कोई ऐसे स्नीज कर दे रहा था तो उसके वो एयर ड्रॉपलेट्स तुम्हारे अंदर, तुम्हारे नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू अंदर जा रहे थे बिकॉज ऑफ एयर, क्योंकि एयर में एयर ड्रॉपलेट्स रहते हैं और एयर ड्रॉपलेट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। अब आता है फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है। अगर तुमने पहले की क्लासेस में पढ़ा हो तो फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जो एनारोबिक प्रोसेस होती है। एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जैसे हमने सुना होगा दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो तुमने पढ़ा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो किस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अगर हम एनारोबिक की बात करें तो ये किस में होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है इन्हें। तो बेसिकली फर्मेंटेशन इसी का एक पार्ट होता है। फर्मेंटेशन हम उनमें देखते हैं जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो लोग फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन बेसिकली होता कैसे है? किसकी एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। और अगर तुम्हें पता हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये, इसमें जो एटीपी बनती है वो सबसे ज्यादा एटीपी बनती है, एटीपी की अमाउंट ज्यादा होती है, 38-36 बोल सकते हो तुम, ठीक है। 38-36 एटीपी बनती है और इसमें सिर्फ 2 एटीपी बनती है, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, बट इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो कंप्लीट होता है। ग्लूकोज का पूरा यूज करा जाता है, इसमें पूरा यूज नहीं कर पाते हैं, वो बहुत कम एनर्जी बनती है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में भी बहुत कम एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। और ये बेसिकली वही जो हमारे जैसे फंजाई वगैरह हो गए या छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो इस तरीके का फर्मेंटेशन करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिले, ठीक है। अर्ली साइंटिस्ट यूज्ड टू बिलीव फर्मेंटेशन वाज प्योरली अ केमिकल प्रोसेस विच अकर्ड ऑटोमेटिकली इन शुगर कंटेनिंग लिक्विड्स। तो पहले के साइंटिस्ट को लगता था कि जो फर्मेंटेशन है वो अपने आप ही एक केमिकल प्रोसेस होता है और अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो भी लिक्विड्स होते हैं ना जिनमें शुगर प्रेजेंट होती है, ऐसे लिक्विड्स जिनमें शुगर प्रेजेंट होती है उनमें ये केमिकल प्रोसेस अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई कुछ केमिकल्स एक दूसरे में ऐसे कुछ एटम्स वगैरह या कंपाउंड्स वगैरह एक दूसरे में रिएक्ट कर जाते हैं और उससे कोई केमिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, ऐसा उनका मानना था।
पर पास्चर ने इसको चैलेंज करा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, फर्मेंटेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसको करने वाले कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि फर्मेंटेशन बेसिकली होता क्या है। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू सिंपल प्रोडक्ट लाइक एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर गैसेस। ठीक है, तो बेसिकली फर्मेंटेशन क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर तुम्हें पता हो कि रेस्पिरेशन भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, तो ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस ही हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं, केमिकल रिएक्शन ही तो होता है, रेस्पिरेशन भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो शुगर को यूज करते हैं, शुगर उनका खाना होता है बेसिकली, तो वो शुगर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, उससे वो एनर्जी बनाते हैं और एनर्जी के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वो जैसे कि एल्कोहल हो सकता है, कुछ एसिड्स भी हो सकते हैं और गैस भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, इट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी तुम्हें बताया था कि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें करी थी। तो पहले उन्होंने क्या करा, हेल्दी और स्पॉइल्ड फर्मेंटेशन को देखा। ठीक है, मतलब उसके सैंपल लिए और उन्होंने देखा कि हेल्दी फर्मेंटेशन कैसा दिखता है और स्पॉइल्ड वाला फर्मेंटेशन कैसा दिखता है। तो हेल्दी फर्मेंटेशन में उन्हें देखा कि हेल्दी यीस्ट होती है, यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। अगर तुम्हें पता हो तो ये यीस्ट वगैरह जो पिज्जा वगैरह के डोज होते हैं, पिज्जा या भटूरा ऐसे डोज में यीस्ट को डाला जाता है फॉर द फ्लफीनेस। ठीक है, और स्पॉइल्ड फर्मेंटेशन जो था उसमें कुछ अनवांटेड बैक्टीरियाज आ गए थे जो उनको नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो वो अनवांटेड बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, उस फर्मेंटेशन को खराब कर रहे थे। ठीक है, इससे क्या सजेस्ट हुआ, दिस सजेस्टेड दैट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिफरेंट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फर्मेंटेशन प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर पास्चर ने क्या फाइंड करा। अब देखो, अगर तुमने पहले फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने ऐसे बताया होगा कि फर्मेंटेशन बहुत सारी अलग अलग चीजों में होता है। जैसे वाइन प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन होता है, तो बेसिकली वो लोग करते कैसे हैं, देखो शुगर की बात करते हैं हम। ठीक है, शुगर, ये जो शुगर है ये एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, तो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जो शुगर है ये उनका क्या है, फूड है। अब देखो, शुगर भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे तुमने सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो हम ऐसी बात करते हैं कि अगर हमें वाइन प्रोडक्शन करवाना होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अपन वाइन प्रोडक्शन लेके चल रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमने ग्रेप्स लिए। ठीक है, अब ग्रेप्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। वैसे तो सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, बट ग्रेप्स में ही एक अकेला ऐसा फ्रूट है जिसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके पास क्या है, ग्लूकोज है। अगर हम ग्रेप्स के जूस में यीस्ट को डाल देते हैं तो इसमें तो क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज एक क्या है, शुगर है। तो यीस्ट को शुगर मिलेगी, शुगर उसका क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, उस ग्लूकोज को क्या करेगी, ईट करेगी, मतलब बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करेगी और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगी। ठीक है, तो जब इसको ब्रेक डाउन करेगी तो उससे क्या होगा, 2 एटीपी तो रिलीज होंगे, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट भी तो बनेगा। तो वो बाई प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो CO2 होगा और एक होगा इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता है, एक तरीके का एल्कोहल होता है। ठीक है, अब यही जो इथेनॉल होता है वो आपके ग्रेप जूस में जाएगा। ठीक है, और ग्रेप जूस में जैसे ये इथेनॉल जाएगा तो इथेनॉल इसमें जाकर क्या करेगा, उसको उसमें एल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज करेगा, मतलब ऐड करेगा। ठीक है, और ये यीस्ट जब उसके ग्लूकोज को खाएगी तो बेसिकली उसका क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन होता है। ग्रेप्स का क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है कि यीस्ट उसको
खा रही है, ठीक है, और उसमें CO2 ऑल्सो प्रोड्यूस होगा साथ साथ में, ठीक है। तो वो यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो यीस्ट होती है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है। ग्रेप जूस में जहाँ पे ग्लूकोज होता है, जब यीस्ट ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है और उससे एनर्जी बनाती है तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब उसने जस्ट इससे पहले वाले पेज में बोला था कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में काम आते हैं। तो यीस्ट हमारी काम आती है वाइन वगैरह ये सारी चीजें बनाने के लिए, क्योंकि वो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है, तो वो एल्कोहलिक बेवरेजेस में यूज करी जा सकती है, ठीक है। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो होता है वो लैक्टिक एसिड बनाता है, जो कि कर्ड में प्रेजेंट होती है, अगर तुम्हें पता हो, ठीक है। तो बैक्टीरिया कॉज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अगर उसमें जैसे तुमने कर्ड का फॉर्मेशन पहले सुना हो, तो कर्ड का फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है, उसमें थोड़ा सा दूध होता है और दूध में भी शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और लैक्टोज जिसको हम बोलते हैं, और उसमें थोड़ा सा कर्ड डाला जाता है पुराना वाला, क्योंकि हमें बैक्टीरिया भी तो डालने होंगे ना, उसमें कहाँ से मिलेंगे बैक्टीरिया। वैसे वो एनवायरनमेंट में भी अगर खुला छोड़ दें तो भी बैक्टीरिया सेटल डाउन हो जाता है मिल्क के ऊपर, बट हमने जल्दी प्रोसेस करने के लिए हम उसमें पुराना थोड़ा सा दही डाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करता है, कर्ड में जो लैक्टोज होता है उसको यूज करता है, ठीक है, और एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, और वो एसिड होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये एसिड कर्ड में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हमें कर्ड का टेस्ट कैसा आता है, थोड़ा सा खट्टा सा आता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो जो वाइन वगैरह के जो जहां पे वो स्टोर करते हैं वाइन को, तो कभी भी देखना वो जिस जार में उसको स्टोर करते हैं वो ओपन नहीं होता, उसको टाइटली पैक करा जाता है। तो टाइटली पैक इसीलिए करते हैं जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, क्योंकि फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। सेम अगर तुमने कभी अपनी मम्मी को दही जमाते हुए देखा होगा तो वहां पे भी वो जो जिस भी यूटेंसिल में दही जमाती हैं उसको ढंग से कवर करके रखती हैं जिससे उसमें ऑक्सीजन ना जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जाएगा तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और लैक्टिक एसिड या इथेनॉल का फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये दो डिस्कवरीज उन्होंने दी थी। फिर उसके बाद आता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो हमारा फूड होता है वो बहुत इजीली अगर कुछ टाइम तक ऐसे रखा रहे तो वो उसमें फूड स्पॉइलेज हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था मिल्क को, मिल्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। तो उन्होंने बेसिकली करा क्या था, पास्चर डेवलप्ड अ मेथड ऑफ हीटिंग लिक्विड्स टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो वो लिक्विड्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करते थे, हीट करते थे कुछ टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम, एंड देन कूलिंग दैम रैपिडली, और फटाफट से उनको ठंडा कर देते थे, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे मानो कि जैसे तुम्हें एकदम से तुम्हें बाहर भेज दिया, जो अभी गर्मी हो रही है उस टाइम पे तुम्हें एकदम बाहर भेज दिया, और जैसे ही तुम बाहर से आए डायरेक्ट तुम्हें एसी में भेज दिया, तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुम तो बड़े हो, तो तुम्हें मतलब हमारी बॉडी तो बहुत बड़ी है, तो हमारी बॉडी तो ये सारी चीजें सरवाइव कर जाएगी। बट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनका ये जो टेम्परेचर चेंज होता है वो इतना सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जैसे ही अगर उनको बहुत ज्यादा हीट अप कर देंगे हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, और हीट अप करने के बाद फटाफट से उनको फ्रिज में रख देंगे, या -4 डिग्री ऐसे कुछ टेम्परेचर होता है, उसमें अगर हम डाल देते हैं उनको, तो क्या होता है, उनका टेम्परेचर चेंज होता है जिसको वो क्या कहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, एडप्ट नहीं कर पाते हैं, और एडप्ट नहीं करवाने की वजह से ही उनकी डेथ हो जाती है, और इस तरीके से वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे जो आपकी फूड स्पॉइलेज हो रही थी, मतलब वो जो आपका खाना सड़ जा रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, अब सारे माइक्रोब्स तो अच्छे नहीं होते हैं। अब तुमने वाइन बना ली, बैक्टीरिया से कर्ड बना लिया, तो ये तो बेनिफिट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, बट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट वाले हों ऐसा नहीं होता है।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो हमें डिजीज वगैरह कॉज करते हैं। तो वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उनको तो किल करना पड़ेगा, तो वो पास्चराइजेशन से किल हो जाते हैं। और इससे तुम्हारे खाने की शेल्फ लाइफ, मतलब उसके मतलब वो लाइफ जितने टाइम तक वो सही रहेगा उसको हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे दूध, ऐसे मान लो 1 दिन तक सही रहेगा तुम्हारा, दूसरे दिन मान लेते हैं कि वो फट जाएगा, तो वो जो 1 दिन तक वो सही रहा है तो वो किस वजह से रहा है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से? पास्चराइजेशन की वजह से, ठीक है। ये उनकी थर्ड डिस्कवरी थी। उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया था। उन्होंने बेसिकली 3 वैक्सीन्स डेवलप करी थी, एक कॉलेरा की, एक रेबीज की, एक एंथ्रेक्स की, ठीक है। तो ये 3 वैक्सीन्स उन्होंने कैसे डेवलप करी थी? कॉलेरा एक उनकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ठीक है। वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, मतलब वो लोग जो क्या कहते हैं चिकन होता है, चिकन के ऊपर उनको न्यू कल्चर ऑफ बैक्टीरिया डालना था। ऐसे मानो न्यू कल्चर और ओल्ड कल्चर के बारे में तुम्हें बताते हैं। जैसे कि एक चिकन है, ठीक है, उसको डिजीज हो चुकी है, ठीक है, कोई भी डिजीज हो गई है हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके ब्लड में जो डिजीज हुई है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होगा ना, माइक्रो प्रेजेंट होगा इसके ब्लड में, ठीक है। अब इसके ब्लड में वो माइक्रो प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसमें से वो इसका ब्लड निकाला, ठीक है। अब ये ब्लड मैंने तुरंत फटाफट से चिकन नंबर 2 के पास डाल दिया। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो नया कल्चर है कि अभी अभी निकाला था और अभी अभी जस्ट निकाल के हमने इसके अंदर डाल भी दिया, ठीक है। अब एक होता है कि मैंने इसमें से इसका ब्लड तो निकाला था, बट वो ब्लड मैंने 4 दिन पहले निकाला था। अब वो 4 दिन पहले निकाला था और 4 दिन पहले का अभी तक रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? ओल्ड कल्चर हो जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा है? ओल्ड कल्चर है, ठीक है। अब जब मैं ये ओल्ड कल्चर डालूंगी तो देखो 4 दिन से रखा हुआ था, अब 4 दिन से वो रखा होगा, तो जब तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक इसके बॉडी के अंदर था, ठीक है, इसके बॉडी के अंदर था, तो इसके ब्लड से वो न्यूट्रिएंट वगैरह ले रहा था। बट जैसे ही वो इसके बॉडी से बाहर आएगा, तो बॉडी से बाहर आने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? जितना उस ब्लड में न्यूट्रिएंट होगा वो तो ये ले लेगा, बाकी बचा हुआ न्यूट्रिएंट ये कहाँ से लेकर आएगा, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा? पुराना हो जाएगा और धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, मरने की स्थिति पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑलमोस्ट डेथ वाली कंडीशन में होगा, तो अगर इसको मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर डाल भी दूं, या मैं किसी भी चिकन के बॉडी के अंदर डाल दूं इसको, तो क्या ये उसकी बॉडी में कोई डिजीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है, डिजीज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अब इसके बॉडी में जाके और इसको कोई डिजीज कॉज कर पाए। अगर वो नया नया होता तो अभी इसके पास क्या था? इसके पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, ये फटाफट से मैंने इसको लिया और चिकन नंबर 2 के बॉडी के अंदर डाल दिया, और जैसे मैंने इसकी बॉडी के अंदर डाला तो वो वहां से न्यूट्रिएंट लेके उसमें डिजीज कॉज कर देगा, उसमें अपनी रिप्रोडक्शन साइकिल बना देगा। बट यहाँ पे तो वो नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने अननोइंगली इंजेक्ट कर दिया था ओल्ड कल्चर चिकन के अंदर, बट उनको करना कौन सा था? फ्रेश बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। तो जो चिकन नंबर 1 था उसके अंदर जैसे उन्होंने ओल्ड कल्चर डाला, तो अभी तुम्हें बताया था कि ओल्ड कल्चर अगर हम डाल देंगे तो वो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो वीक हो चुके होंगे, तो वो इसके अंदर कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये सिर्फ स्लाइटली इल होगा। क्यों? क्योंकि डिजीज तो नहीं कॉज करवा पाएंगे, बट उसकी इम्यूनिटी को तो ऑन कर देंगे। और अगर किसी के भी बॉडी में अगर इम्यूनिटी ऑन होती है, या कोई नया ऑर्गेनिज्म को वो डिटेक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी, तो वो एक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स में थोड़ा सा तुम्हें बुखार वगैरह दिख सकता है अपनी बॉडी में बाहर से, तो तुम्हें जैसे अगर स्लाइटली इल का मतलब यही है कि थोड़ा सा तुम्हें वीकनेस है या बुखार दिख रहा है, तो वो इसी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारी इम्यूनिटी थोड़ा सा डिटेक्ट कर लेगी कि ये ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, तो उसके पास क्या हो जाएगी? पूरी इम्यूनिटी बिल्ट हो जाएगी। अब इम्यूनिटी बिल्ट हो चुकी है तुम्हारे अंदर, अगर ये ऑर्गेनिज्म हम
न्यू कल्चर वाला ऑर्गेनिज्म चिकन नंबर 1 के अंदर डाल देंगे तो क्या उसके अंदर कोई डिजीज होगी? नहीं, कोई भी डिजीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी इम्यूनिटी हो चुकी थी ना। ओल्ड कल्चर जब हमने डाला तो उसकी बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना ली, ठीक है, और ऐसे एंटीबॉडीज बना के वो स्लाइटली हो चुका था। अब अगर मैं नया कल्चर डाल भी देती हूँ तो उसकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर है कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से आया तो मैं इसको डिटेक्ट कर लूंगी, इसके लिए एंटीबॉडीज बना लूंगी और एंटीबॉडीज बना के इसको किल कर दूंगी, तो कोई डिजीज नहीं होगी। अब जैसे ही हम चिकन नंबर 2 की बात करते हैं, ऐसे मान लेते हैं हमने एक दूसरा चिकन लिया, ठीक है, उसमें कोई ओल्ड कल्चर पहले नहीं डाला गया था। अब उसके अंदर सबसे पहले न्यू कल्चर डाला जाएगा, तो उसके अंदर ओल्ड कल्चर नहीं डाला तो उसकी बॉडी में कोई इम्यूनिटी बिल्ड हुई नहीं होगी। अगर इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई है तो उसका तो सबसे पहला एनकाउंटर होगा ना ये, कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नया नया है और सबसे पहली बार मेरी बॉडी के अंदर आया है। तो जैसे ही वो सबसे पहली बार आएगा तो वो क्या हो जाएगा? सीरियसली इल हो जाएगा और इसके भी चांसेस हो सकते हैं कि उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये उन्होंने वैक्सीनेशन के द्वारा बताया था, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? जो ओल्ड कल्चर होता है वो वीक होता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है और हमारे डिफेंस सिस्टम मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। अब जैसे हम चिकन नंबर 1 की बात करते हैं तो चिकन नंबर 1 के पास क्या आ चुकी थी? इम्यूनिटी आ चुकी थी। किसके अगेंस्ट में? कॉलेरा के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया किसकी वैक्सीनेशन? कॉलेरा की। रेबीज की, एंथ्रेक्स की जो वैक्सीनेशन थी वो भी इन्होंने सेम इसी वे में निकाली थी। और इसके बाद आती है जर्म थ्योरी। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन और जर्म थ्योरी मतलब सेम ही कंसेप्ट है। जर्म थ्योरी में वो ये बोलना चाह रहे थे कि ऐसे मानो यहाँ पे अभी हमने चिकन 1 लिया था जिसको कौन सी डिजीज थी? कॉलेरा थी, ठीक है। इसको कॉलेरा है, इसमें से हमने ब्लड लिया। इस ब्लड को हमने क्या करा? माइक्रोस्कोप के द्वारा एग्जामिन करा, ठीक है। इसको हमने एग्जामिन करा तो हमें क्या दिखा कि इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कौन सा? कॉलेरा का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कॉलेरा। अब हमें ये चीज पता चल गई, ठीक है। अब जैसे हमने चिकन नंबर 2 लिया तो इसके अंदर तो ऐसी कोई भी डिजीज नहीं हो रही थी, बट जब हम इस ब्लड को इसके अंदर डालेंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो ये ब्लड में तो कॉलेरा प्रेजेंट था ऑलरेडी, इसका बैक्टीरिया प्रेजेंट था। तो जैसे जब ये ब्लड इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, और जब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद जब हम इसका ब्लड एग्जामिन करेंगे तो इसके पास भी सेम बैक्टीरिया क्या होगा? हमें देखने को मिलेगा। तो इसी को इन्होंने जर्म थ्योरी बोला था, ठीक है। तो जर्म थ्योरी में ये बेसिकली बताना क्या चाह रहे थे कि ही said एनिमल हैव द कॉजेटिव एजेंट इन देयर ब्लड। मतलब कॉजेटिव एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे कॉलेरा को कॉज करने वाला विब्रियो कॉलेरा होता है, तो विब्रियो कॉलेरा कौन हुआ? कॉजेटिव एजेंट हुआ किसका? कॉलेरा का, ठीक है। व्हेन दैट सेम ब्लड इंजेक्टेड इनटू हेल्दी एनिमल सेम डिजीज इज कॉज्ड। तो जब उस ब्लड को जिसमें ऑलरेडी कॉलेरा प्रेजेंट था, विब्रियो कॉलेरा प्रेजेंट था, उस ब्लड को हम एक हेल्दी एनिमल के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर भी सेम डिजीज ही होनी चाहिए। इसको इन्होंने जर्म थ्योरी बोला था, ठीक है। इससे वो लोग प्रूव क्या कर रहे थे कि डिजीज कॉज करने वाले कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सारी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्स को भी इन्होंने सेम तरीके से डिस्कवर करा था। एंथ्रेक्स बेसिकली काउज में देखने मिलता है, कैटल्स में देखने मिलता है, ठीक है। कैटल्स में बहुत कॉमन होता है ये। अ डिजीज इन कैटल्स कॉज्ड बाय एंथ्रेक्स बैसिलस, ठीक है। वैक्सीन डिस्कवर्ड सेम एज कॉलेरा। कॉलेरा की जैसी वैक्सीन डिस्कवर हुई थी सेम इसकी भी वैसे ही डिस्कवर हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं रेबीज पर। जो रेबीज होती है वो तुम्हें अगर पता हो तो बेसिकली डॉग के बाइट से ये रेबीज फैलती है, ठीक है। तो रेबीज वायरस से कॉज होती है और वायरस को इजीली कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने सुना हो तो वायरस जो होता है
वो बेसिकली ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ए सेलुलर मतलब वो उसका कोई सेल नहीं है, मतलब वो किसी सेल से नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर वो तुम्हारे बॉडी के बाहर है या किसी भी होस्ट के बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग होता है। अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो लिविंग बन जाता है, ठीक है। ओके, तो जो रेबीज होती है वो वायरस से कॉज होती है और वायरस को हम इजीली कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक रैबिट की इन्फेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड ली, मतलब एक रैबिट को ऑलरेडी रेबीज हो रखा था, उसकी स्पाइनल कॉर्ड इन्होंने निकाली और उस स्पाइनल कॉर्ड को बाहर रखा। अब कोई भी ऑर्गन वगैरह को अगर तुम बाहर रखते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई ग्लूकोज वगैरह तो मिलेगा नहीं कि वो अपने सेल्स को जिंदा रख पाए, तो वो धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ग्रेजुअली वीक होगी, ठीक है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड भी जब बाहर आ गई उसके रैबिट के शरीर में से तो वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गई, वीक होने लग गई, ठीक है। और वो अगर वीक होगी तो उसमें जो वायरस होगा वो भी धीरे धीरे ड्राई होता जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो भी ड्राई हो गया, मतलब वीक हो गया बेसिकली। फिर उस वायरस को इन्होंने निकाला और एक इन्फेक्टेड बॉय था जिसका नाम था जोसेफ मिस्ट्रल, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर डाल दिया, जिसको ऑलरेडी रेबीज हो रखी थी, ठीक है। तो उससे इनको रिजल्ट ये मिला कि वो जो बॉय था वो सरवाइव कर चुका था, ठीक है, रेबीज से। फर्स्ट ह्यूमन सक्सेसफुल वैक्सीन इसको बोला गया बिकॉज वो बॉय के अंदर जब उन्होंने वो वायरस को डाला तो वो वायरस ऑलरेडी वीक हो चुका था और वीक होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी ने उसको डिटेक्ट कर लिया इजीली और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज वगैरह बना ली, और जैसे एंटीबॉडीज बन गई तो वो आराम से उसको क्या कर पाया, सरवाइव कर पाया, ठीक है। तो इससे सबसे पहली रेबीज की वैक्सीन इन्होंने सक्सेसफुली इन्वेंट कर दी थी, ठीक है।